फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 बस्ती का जो चैप्टर है उसके थर्ड पार्ट के बारे में। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं उनमें हमने निरू बस्ती के जो सम्यक योग है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अब निरू बस्ती में पत्ते देने से व्यक्ति को क्या लाभ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो निरू बस्ती दिए हुए व्यक्ति में अत्यंत गतिशील मल या दोषों के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं वो उष्ण जल से स्नान कर भोजन करने से शांत हो जाते हैं। क्योंकि आप बस्ती देंगे तो बस्ती देने से क्या है, जो दोष हैं वो उनका मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। बस्ती क्या है, दोषों को बहुत तेज़ी से बाहर निकालती है। तो उससे हो सकता है कि दोष अत्यधिक निकल रहे बॉडी से, तो बॉडी एकदम से तैयार नहीं हो, तो उसके कारण हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। लेकिन उष्ण जल से स्नान कराकर भोजन करने से, अच्छा लघुवन करने से जो भी ये विकार है वो दूर हो जाते हैं। अनुवासन बस्ती के काल की बात करें तो वात पीड़ित रोगी को निरू बस्ती के बाद शीघ्र ही अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठीक है। अब अनुवासित का लक्षण, अनुवासन का लक्षण जो है वो सम्यक योग या अधियोग या अतियोग जो है वो स्नेहपान के लक्षण के समान होते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 13 स्नेह विद्या अध्याय जो हमारी वीडियो है चैनल पे उसमें हमने डिस्कस कर लिया। अनुवासन बस्ती के सम्यक योग के लक्षण के बारे में बात करते हैं। जो अनुवासन बस्ती शरीर में कुछ समय तक रहकर मल या अनुलोमिक अपान वायु के साथ बाहर आ जाता है उसे सफल अनुवासन बस्ती कहते हैं। कहने का मतलब, अनुवासन बस्ती थोड़ी देर रुकी, कुछ टाइम लिया उसने, उसके बाद वो या तो मल के साथ या अपान वायु को जो अनुलोम होता है किसी भी एक के साथ या दोनों के साथ अगर वो बाहर आ जाती तो वो कहलाता है अनुवासन बस्ती का सम्यक योग। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है, तो वो मल के साथ बाहर आनी चाहिए या वो अपान वायु के साथ बाहर आनी चाहिए, या फिर वो मल या अपान वायु दोनों के साथ बाहर आनी चाहिए। दोषण और अनुवासन की संख्या और भोजन, कफ की प्रधानता होने पर यदि सम्यक लक्षण न उत्पन्न हुए तो 1 या 3 विषम संख्या में दी जाती है। पित्त में 5 या 7 के युग्म में, वात में 9 या 11, क्योंकि जो बस्ती है वो वात का ही मेनली शमन करती है, तो वात में सबसे ज़्यादा संख्या होगी 9 या 11, पित्त में 5 या 7 और कफ में 1 या 3। आपने वात से कफ की तरफ घटते हुए क्रम में आपको बस्ती बतानी है। उसके बाद अनुवासन बस्ती की जो भी प्रिपरेशन आप करोगे या जो भी स्नेह होगा, जो भी द्रव्य आप लोगे उसमें कफ, पित्त और वात में यदि जो डिजीज़ है उसमें कफ की प्रधानता में युष्ट के साथ, पित्त में शीर के साथ और वात में जांगल पक्षियों के मांसरस के साथ देना है। निरू बस्ती में द्रव्य का प्रयोग, अगर वात की प्रधानता है तो दशमूलाधिक वात में त्रिव्रत मिलाना है और सेंधा नमक मिलाना है। स्निग्ध, मधुर, स्वादु, अम्ल और लवण रस युक्त स्नेह बस्ती देनी। ये सभी वात के गुणों को अपोजिट होते हैं। पित्त की प्रधानता है तो उसमें न्योग्रादि और पद्मकादि गण बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त का कहीं भी नाम आएगा, पित्त को कहीं भी शांत करना है, पित्त की मेडिसिन जो है बेस्ट न्योग्रादि और पद्मकादि गण की होती है। ये दोनों गण आपको ध्यान रखने हैं। उनको कवात मिलाकर उसमें मिश्री मिलाकर मधुर, शीतल, घृत, शीर, इक्षुरस इनसे युक्त बस्ती देंगे। कफ की प्रधानता में आरगवादि गण और वत्सकादि, उसमें मधु, गौमूत्रादि रूक्ष, तीक्ष्ण और कटुरस द्रव्य बना के 3 निरू बस्ती देते हैं। सन्निवात के अनुसार 3 ही बस्ती देते हैं, क्योंकि उपयुक्त तीनों बस्ती क्रम से देने से तीनों दोषों का शमन हो जाता है। ठीक है। आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि वात में दशमूल और त्रिव्रत, पित्त में न्योग्रादि और पद्मकादि गण, कफ में आरगवादि और वत्सकादि गण, ये ध्यान रखना। चौथी बस्ती का निषेध क्यों है? क्योंकि चौथा कोई दोष ही नहीं है। आचार्य चरक के अनुसार रक्त को द्रव्य माना दोष नहीं, लेकिन सुश्रुत रक्त को दोष मानते हैं, लेकिन वो फिर भी 3 त्रिदोषों में काउंट नहीं होता, इसलिए 3 ही बस्ती देते हैं। 3 दोषों के हिसाब से क्रम से वो वात, पित्त, कफ का शमन करे। ठीक है। अब बात करते हैं बस्ती के क्रम। तो बस्ती का पहला क्रम दोषों को उबाड़ने या कुपित करना। ठीक है। ये गलत पॉइंट नहीं है, हम आगे डिस्कस करेंगे। दोषों को कुपित कर दिया, उबाड़ दिया, उबाड़ के क्या करते हैं, उनको तेजी से बाहर निकालना। ठीक है। दूसरा, दोषों को शुद्ध करने वाली होती है। तीसरा, शमन कारक होते, दोषों को शांत करने वाली होती है। उसके अलावा बस्ती जो है, इसका कंक्लूजन ये है पैराग्राफ का, बस्ती जो है कितनी मात्रा में देनी है, कितनी संख्या में देनी है, किस ऑर्डर में देनी है, ये डिपेंड करता है रोग का कितना बल है, रोगी का कितना बल है, दोष कितनी मात्रा में मौजूद है, दोष कहाँ मौजूद है, और औषध किस तरह से वर्क करेगी, ये सब डिपेंड करता है। बस्ती के भेद 3 प्रकार होते हैं, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कर्म बस्ती में 30 बस्ती दी जाती है। 30 बस्ती में बात करते हैं कितनी कौन सी होती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना। प्रथम 1 स्नेह बस्ती, अंत की 5 स्नेह बस्ती, कुल मिला के 6 स्नेह बस्ती, मध्य में 12 आस्थापन बस्ती और 12 अनुवासन। तो ध्यान रखना, कर्म बस्ती में 30 बस्तियों में से 12 आस्थापन है, निरू बस्ती है, और 12 अनुवासन है। ठीक है।
काल बस्ती में 15 बस्ती दी जाती है। प्रथम में 1 स्नेह बस्ती, अंत की 3 स्नेह बस्ती, यानी 4 स्नेह बस्ती हो गई। फिर 6 निरु और 5 अनुवासन। योग बस्ती में 8 बस्ती दी जाती है। प्रथम 1 स्नेह, अंतिम 1 स्नेह बस्ती, मध्य के 3 निरु और 3 स्नेह अनुवासन बस्ती देते हैं। ये ऑर्डर कौन सी स्नेह बस्ती, कौन सी अनुवासन बस्ती, कौन सी निरु बस्ती, कितनी प्रमाण में, कितनी संख्या में, प्रथम में कौन सी दी जाती है, द्वितीय में कौन सी, तृतीय में, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि इनमें कितनी होती है। कर्म में कुल 30 बस्ती होती है, काल में 15 और योग बस्ती में 8 बस्ती दी जाती है। अब जो ये चैप्टर पढ़ा है इसमें हम पूरे टेबल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द्रव्य भेद के हिसाब से हमने डिस्कस किया 3 बस्ती होती है। अनुवासन बस्ती जो मेनली स्नेह आधारित होती है, निरु बस्ती क्वाथ आधारित, उत्तर बस्ती। अनुवासन बस्ती की जो सबसे छोटी मात्रा होती है उसको मात्रा बस्ती भी कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वाथ आधारित बस्ती है वो भी विभिन्न अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। उत्क्लेदन हो सकती है, शोधन, शमन, लेखन, ब्रह्मण, बाजीकरण, पिच्छा, माधुतली की हो सकती है। संख्या के भेद से अभी डिस्कस किए। कर्म बस्ती 30, काल बस्ती 15, योग बस्ती 8। विधि भेद से 3 प्रकार की। उत्क्लेशन, दोषों को कोपित करना, शुद्धिकर, दोषों का शोधन करना और शमन शांत करना। अधिष्ठान के भेद से पक्वाशय में दी जाने वाली बस्ती, गर्भाशयगत जो उत्तर बस्ती होती है, मूत्राशयगत ये भी उत्तर बस्ती और वर्णगत, ठीक है। माधुतलिक जो बस्ती है सबसे नीचे है, उसके पर्याय क्या कहते हैं, इसको यापना बस्ती भी कहते हैं, युक्त रस्त बस्ती भी कहते हैं, दोषर बस्ती भी कहते हैं और सिद्ध बस्ती भी कहते हैं। मात्रा बस्ती की परिभाषा क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। स्नेहपान की हस्व छोटी मात्रा के बराबर, यानी जो 3 घंटे में पच जाए। मात्रा बस्ती की योग्य कौन कौन होते हैं, बालक, वृद्ध जो पैदल चलते हैं, भार उठाते हैं, स्त्री सेवन और व्यायाम में चिंता करने वाले, जिनको फ्रैक्चर है, निर्बल है, मंदाग्नि है, राजा, ऐश्वर्यशाली और सुखी व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। ये बस्ती दोष नाशक है, इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं। ये बलकारक मल को निकालने वाले शुक्र, मेनली जो ज़्यादा श्रम या काम करते हैं उनके लिए है मात्रा बस्ती, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान करना है, राजा के लिए कौन सी बस्ती योग्य है, वो मात्रा बस्ती आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तर बस्ती के परिणाम जो है वो ध्यान रखना है। पुरुषों की यूरिनरी ब्लैडर में, स्त्रियों की योनि और गर्भाशय के रोगों में 2-3 निरु बस्ती देके फिर हमन को उत्तर बस्ती देनी है। उत्तर बस्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बस्ती जो गुदा के उत्तर मार्ग योनि से या लिंग के द्वारा दी जाती है, इसलिए उत्तर बस्ती कहते हैं। उत्तर बस्ती देने वाले यंत्र के नेत्र का परिणाम रोगी के अंगुल से 12 अंगुल होना चाहिए, ठीक है। और नेत्र गोल होना चाहिए, गाय की पूंछ के समान होना चाहिए। गाय की पूंछ हमने देखी है, जहाँ से स्टार्ट होती है बिल्कुल पतली और जहाँ पे होती है वो बिल्कुल एक लिमिटेड हो जाती है, सिमट जाती है, और मध्य में कड़ने को होती है। इसका अगला भाग जो है सरसों के जाने योग्य होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और हेम धातु का बना चाहिए। देखो मेन पॉइंट क्या, उत्तर बस्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि योनि या लिंग के द्वारा दी जाती है। सेकंड, रोगी की उंगली से 12 अंगुल। तीसरा, गोपुच के समान। चौथा, सरसों की जाने योग्य इसका छिद्र, चिकना और सोने की धातु का बना हुआ, या सोने की अवेलेबल नहीं है तो कनेर या चमली, इनके समान मजबूत होने चाहिए। और बस्ती औषधि की मात्रा 2 तुला, यानी कम से कम 1 शुक्ति या 23 ग्राम स्नेह देनी चाहिए। और देश काल बल का विचार कर उसकी निश्चय करना चाहिए। उत्तर बस्ती की विधि और संख्या की बात करें, स्नेह बस्ती की समान ही मांगलिक कार्य करके उस व्यक्ति को स्नान और भोजन करा के घुटने जानों के समान ऊंचे कोमल आसन पर पीठ का सहारा लेकर रोगी को बिठा देते हैं। लिंग को हर्षित और सीधा करके स्त्रोतों के शोधन के लिए उसने चिकनी शलाका को सीवन के अनुसार लिंग के अंत तक प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। फिर बस्ती देने के समान हाथ को बिना हिलाए बस्ती यंत्र को दबाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कैप को दबाते हैं ताकि इसने ठीक पहुंच जाए। न ज़्यादा तेज़ दबाना है, न बिल्कुल धीरे दबाना है, न उस बस्ती यंत्र को हिलाना है, ठीक है। अगर आपने तीनों में से एक भी चीज़ करी तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। इसने पहुंच जाने पर अनुवासन के साथ नितंब पर थपथपाना और एडियो को दबाना करना, ठीक है। नितंब पे थपथपाना है, पीठ को थपथपाना है, एडियो को दबाना है, और इस विधि से 3 से 4 बस्ती देनी चाहिए। शेष सभी कार्य अनुवासन बस्ती में जो डिस्कस किए उसके अनुसार करें। स्त्री मूत्र बस्ती आर्तव काल या ऋतुकाल में देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों देनी चाहिए, ये आपका गायनेकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स है, जब आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट और अभी भी आप पूछ सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि इस काल में योनि का मुख रहता है खुला, तो योनि और गर्भाशय से बस्ती का जो भी द्रव्य है, जो भी मेडिसिन, उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने से जो दोषों का शमन बहुत अच्छे से होता है। लेकिन आवश्यकता होने पर ऋतुकाल के अतिरिक्त भी उत्तर बस्ती दी जा सकती है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन है, योनि विभ्रंश हो गया, योनि शूल हो गया, योनि व्यापद हो गया या रक्त प्रदर हो गया। स्त्री के उत्तर बस्ती में नेत्र का प्रमाण, स्त्रियों के उत्तर बस्ती रोगी के अंगुल से 10 अंगुल लंबा, जबकि पुरुषों में हमने डिस्कस किया 12 अंगुल होता है। अगला छिद्र मूंग के जाने के योग्य है, जबकि पुरुषों में हमने डिस्कस किया सरसों के बराबर।
अपत्य मार्ग में 4 अंगुल तक प्रवेश करना चाहिए। मूत्रग्रज रोग में मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, ठीक है। बाला अल्प वयस्क लड़के में 1 अंगुल तक ही प्रवेश करने। स्त्रियों की उत्तर बस्ती में स्नेह की मध्यम मात्रा रखनी चाहिए, 1 प्रकुंच या 4 तोले या 46 ग्राम। बालिकाओं की स्नेह की मात्रा 23 ग्राम होनी चाहिए। ध्यान रखना, स्त्रियों की उत्तर बस्ती में स्नेह की मात्रा पूछे तो मध्यम मात्रा 46 ग्राम, और बालिकाओं में 18 साल से जो कम है उनमें पूछे तो 2 तला या 23 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर बस्ती की विधि, उत्तर बस्ती देने वाली स्त्री को सीधा पीठ के बल उत्तान लिटाकर दोनों शक्ति उरु के ऊपर वाले भागों को सिकोड़कर घुटनों को ऊपर की ओर कर दिया। इसके बाद स्नेह बस्ती उसकी योनि में दिन रात में 3-4 बार देते हैं। इसी क्रम को 3 दिन तक बराबर करते हैं, लेकिन स्नेह की मात्रा को कुछ बढ़ाते हैं। इसके बाद 3 दिन विश्राम देके फिर 3 दिन दे दी 3 के हिसाब से, फिर 3 दिन रेस्ट करा, फिर 3 दिन दी, ठीक है। बस्तियों में वमन विरेचन क्रम, वमन के 15 दिन पश्चात विरेचन देना चाहिए, और विरेचन के 15 दिन बाद निरु या निरु के तुरंत बाद अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। विरेचन के 7 दिन के बाद अनुवासन देते हैं। ये बिल्कुल ऑर्डर हमको ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार कुसुमादि युक्त जल से कपड़ा रंग को ग्रहण कर लेता है और शेष जल पुष्पादि ग्रहण नहीं करती, इसी प्रकार स्नेह स्वेदा से पूर्वम से मलों के द्रव्यत हो जाने में बस्ती दूषित मलों का निर्णय कर निकाल देती है, ठीक है। ये आपको निरुक्ति याद रखनी है। वातज रोगों में बस्ती की प्रधानता, शाखा या हस्तपाद में होने वाले, कोष्ठ में होने वाले, मर्म स्थानों में होने वाले, क्लेविकल से ऊपर के होने वाले, संपूर्ण अवयवीय अंग में होने वाले रोगों में वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा उत्पादन करने। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी रोग हो उसमें वायु तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो हो सकता है कि किसी रोग में वायु बहुत कम इन्वॉल्व हो, किसी में बहुत ही कम हो, ताकि वायु को कंसिडर ही नहीं करते हैं, लेकिन वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है। वायु ही मल, श्लेष्मा, पितृ, स्वेदादि वलों का संचय, फैलाना और सहार नष्ट करने वाली होती है। अत्यंत बढ़ी हुई वायु की शांति के लिए बस्ती के अतिरिक्त कोई चिकित्सा नहीं है। इसलिए बस्ती को, जैसे मैंने पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि आधी चिकित्सा भी कहा गया है, और कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि बस्ती चिकित्सा ही संपूर्ण चिकित्सा है, ठीक है। निज और आगंतुक रोगों के उत्पादक कारण रक्त की चिकित्सा सेरावेद से की जाती है, यह भी बस्ती की पूर्ण चिकित्सा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया है निरु बस्ती के पथ्य, अनुवासन बस्ती की संख्या और की भोजन के हिसाब से कैसे दी जाती है, वात पित्त कफ तीनों दोषों की प्रधानता में निरु बस्ती में कौन कौन से द्रव्य यूज में आते हैं, उसके अलावा बस्ती के कर्म क्या होते हैं, कर्म काल और योग बस्ती क्या होती है। फिर जो ये टेबल है इससे पूरे चैप्टर को हमने एक समरी फॉर्म में डिस्कस किया। मात्रा बस्ती के बारे में डिस्कस किया, मात्रा बस्ती की योग्य कौन कौन होता है। उसके अलावा उत्तर बस्ती के यंत्र के परिणाम और मात्रा पुरुषों के हिसाब से, उत्तर बस्ती की विधि पुरुषों में, फिर स्त्रियों में उत्तर बस्ती, स्त्री में उत्तर बस्ती में नेत्र का प्रमाण, और उसके अलावा स्त्री में उत्तर बस्ती किस प्रकार से देते हैं, बस्ती में ववन विरेचन का क्या क्रम रहता है, वातज रोगों में बस्ती की प्रधानता क्यों होती है, ये भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू।